नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट मूव। कोई भी ऑब्जेक्ट किस प्रकार से मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो वी नीड टू पुट सम एफर्ट टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, फॉर एग्जाम्पल अ पुश, अ हिट और अ पुल। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमें इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो होगा क्या, कोई भी इसको यहाँ से पुल करेगा या यहाँ से पुश करेगा, या तो अगर मैं इसको हिट कर दूँ अचानक से, तो भी ऑब्जेक्ट मूव करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। किस डायरेक्शन में? इस वाली डायरेक्शन में। तो इस तरह से या तो पुश या पुल से एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, ये हमने देख लिया। अब सवाल आता है कि व्हाट इज फोर्स। तो व्हेनेवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स एक्ट्स ऑन देम, मेक्स देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हेंस अ फोर्स कैन initiate motion in a motionless object, change, increase or decrease the velocity of moving object, alter the direction of a moving object, change the shape and size of object। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार से एक फोर्स होता क्या है। तो फोर्स बेसिकली क्या होता है, पुश या पुल को ही हम फोर्स कहेंगे। कैसे? ये जो भी हम देख सकते हैं कि इसमें लड़का जो है एक टेबल के ऊपर पुश कर रहा है टेबल को। ठीक है, इस टेबल क्या होगी, यानी कि आगे बढ़ेगी। अब टेबल जब आगे बढ़ेगी तो यानी कि इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा। कौन सा फोर्स? जो हम पुश कर रहे हैं यही एक फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, जिस वजह से टेबल आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं इस टेबल को खींचूंगा तो क्या मैं बोलूँगा, इस टेबल पे एक फोर्स लगा है जिस वजह से ये टेबल क्या होगी, पीछे की तरफ मूव करेगी। तो हुआ क्या, फोर्स की वजह से कोई मोशनलेस बॉडी के अंदर मोशन स्टार्ट हो गया। जैसे टेबल पहले स्टार्टिंग में क्या थी, मोशनलेस थी, कहीं पे एक जगह खड़ी हुई थी, लेकिन जब मैंने इसको पुश किया या फिर मैं इसको पुल किया तो ये टेबल का मोशन हो गया, ये स्टार्ट मोशन में आ गई और मूव करना स्टार्ट कर गई। ठीक है, अब क्या कर सकता है, फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकता है, एक और जो उसकी वेलोसिटी है उसको चेंज कर सकता है। स्टार्टिंग में तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो ही होगी जब स्टेशनरी खड़ा है, लेकिन जब इसको पुश किया या फिर हमने पुल किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर मूव करना स्टार्ट कर गया होगा इस डायरेक्शन में तो, या फिर इस डायरेक्शन में, तो भी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई होगी जीरो से, तो तभी तो ये मूव कर पा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में मेरे पास पहले से ही है। सपोज मेरे पास कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस पर कोई यहाँ से मैं फोर्स लगा दूँ, या सपोज कोई बॉल ही मेरे पास आ रही है और उस पर मैं यहाँ से फोर्स लगा दूँ, तो अचानक से इस पर जब फोर्स लगेगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर हम कोई बॉल को सपोज दीवार में मारते हैं तो वो बॉल दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास लौट के आती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, फोर्स का क्या इफेक्ट हुआ, ये फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और क्या होगा, अगर मेरे पास कोई रबड़ है, अगर मैं उस रबड़ को दबाऊँ ऊपर से या नीचे से, दोनों तरफ से, ठीक है, ये रबड़ का मेरे पास पीस है, मैंने उसको प्रेस किया रबड़ को। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका ये कंप्रेस होगी, ये कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। ठीक है, ये जब इस प्रकार की बन जाएगी तो क्या होगा, मैंने ये कहूँगा कि इसमें मैंने फोर्स लगाया, उसी वजह से इसका क्या हुआ, इसका शेप और साइज़ दोनों चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने फोर्स के इफेक्ट पढ़ लिए थे। फोर्स क्या होगा ये समझ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। तो व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट इट कैंसिल आउट ईच अदर। जैसे कि हम इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि हो क्या रहा है, इधर से भी 300 न्यूटन का सेम फोर्स लग रहा है, इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है। तो ये लोग मिलके जब एक रस्सी को खींच रहे हैं तो दोनों तरफ से इस डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस में दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि ये फोर्स क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्सेस हो गए। और क्या होगा, दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और एन ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों सेम लगा रहे होंगे यानी कि रस्सी मूव भी नहीं करेगी, ना इस तरफ जाएगी ना ये रस्सी इस तरफ जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों फोर्स आपस में दूसरे को काट दे रहे हैं। ठीक है, दे में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। भले क्या होगा, ये रस्सी जो है लंबी हो जाएगी लेकिन ये मूव कहीं नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से खींचूंगा तो यहाँ से खींचूंगा, सकता है रस्सी भले बीच में से यहाँ पे टूट जाए। ठीक है, ये रस्सी यहाँ से बीच में से टूट जाए। क्यों टूटेगी, क्योंकि यहाँ दोनों खींच रहे हैं लेकिन मूव नहीं करेगी किसी तरफ भी। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि फोर्सेस अनबैलेंस्ड, यहाँ से 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यहाँ से सिर्फ 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा, व्हेन फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट एंड और नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन सो एज टू कैंसिल ईच अदर। तो क्या होगा कि फोर्स है तो अलग अलग मैग्नीट्यूड क्यों, यहाँ से फिर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहे हो, ताकि जिससे वो फोर्स कैंसिल ना हो पाए। हमारा बेसिक मोटिव क्या है कि फोर्स कैंसिल ना हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 400 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स लगा।
तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ रस्सी किस तरफ जाएगी, जहाँ पे नेट फोर्स ज़्यादा होगा यानी कि रस्सी इस तरफ को खिंच जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, दे कैन अल्टर द स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन और द रेस्ट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, they can cause acceleration in an object, they can change the shape and size of object। इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज तो चेंज हो ही रहा है, एक्सेलेरेशन भी ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन बॉडी में आ जाएगा। और जिस स्टेट में पहले था उस स्टेट को चेंज कर देगा, क्योंकि पहले ये रस्सी रेस्ट में थी लेकिन अब क्या होगा, ये रस्सी मोशन में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण। कितने अनबैलेंस फोर्स के कारण, 100 न्यूटन अनबैलेंस फोर्स के कारण। हम पढ़ते हैं व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, जैसे कभी हमने देखा होगा कि कोई भी अलमारी वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पर रखा है, कोई खुरदरी सरफेस पर रखा है, तो उसको खिसकाना ज़्यादा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू अगर वही ऑब्जेक्ट कोई स्मूथ सरफेस पर रखा हो। ऐसा क्यों होता है, ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। तो इट इज़ अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, इट ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या हुआ, ये फोर्स कब लगेगा, कब, जब कोई भी दो सरफेस कांटेक्ट में एक दूसरे के बीच में होंगे, यानी कि कोई भी दो सरफेस का हमेशा कांटेक्ट बीच में से एक फोर्स होना चाहिए, यानी कि ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ज़मीन और एक ये अलमारी है, ये तब दोनों कांटेक्ट में आई तभी इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट हुआ। और क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि मैं अगर इसको यहाँ डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूँ अलमारी को, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकना चाहेगा, इसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बात आती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, उसमें से हम पढ़ेंगे पहले फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Whenever an object is moving uniformly on a straight path or is at rest, its state would not change until and unless an external force is applied on it। तो क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या तो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में या फिर रेस्ट पे है, जब तक उसके ऊपर कोई अलग से मैं फोर्स ना लगाऊं तब तक वो मूव नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट पे है और अगर वो मोशन में, तो वो मोशन अपना बंद नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, चलता रहेगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। ठीक है, यानी कि सपोज अगर कोई भी बॉल यहाँ पे रखी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, अगर कोई बॉल को लात ना मारे तब तक ये बॉल मूव नहीं करेगी। जैसे इसको लात मारी ये मूव करती जा रही है, तो ये मूव करती रहेगी जब तक इसके बीच में कोई नेट ना आ जाए, कोई फोर्स इस पर अपोजिट एक्ट ना कर जाए, एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट ना करे। तो hence we can say that objects oppose a change in their state of motion or rest. The tendency of objects to remain in that state of rest or keep moving uniformly is called inertia। तो inertia क्या होता है, inertia एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से या तो वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहे। ये एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, एक ऑब्जेक्ट की मतलब नेचुरल टेंडेंसी होगी ऑब्जेक्ट की कि वो अब अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहे, मूव कर रहा है तो मूव करता रहे, यह ऑब्जेक्ट ऐसा चाहेगा। ठीक है, जब तक क्या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया। हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं। जैसे कि वी फॉल बैक व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज आवर बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट एंड इट अपोजेस द मोशन ऑफ व्हीकल। when we fall back when a vehicle starts moving in forward direction because our body is in rest state and it opposes the motion of the vehicle। तो यहाँ पे भी आप पिक्चर में जैसे कि देख सकते हैं कि अगर कोई अचानक से बॉडी स्टार्ट हुई, जब ट्रेन यहाँ पे रेस्ट में थी, ठीक है, अचानक से बॉडी जब स्टार्ट हुई तो क्या होगा, हमें धक्का लगेगा पीछे की तरफ। कहाँ, पीछे की तरफ अचानक से कोई बॉडी स्टार्ट होगी तो। या फिर अगर हम चलती गाड़ी में बैठे हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो अचानक से जब ब्रेक लगेगा तो ये ड्राइवर जैसे कि आगे खिसक गया। उसी प्रकार से अगर कोई बस की सीट पे बैठे होते हैं तो हम भी आगे खिसक जाते हैं। वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर रेस्ट में होती है जब हम सीट पे बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही अचानक से ब्रेक लगता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, वो रेस्ट में बनी रहे, इसलिए वहाँ रेस्ट में बनी जाती है और बस थोड़ी सी आगे खिसक जाती है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी थोड़ी आगे चली जाएगी। क्यों गई, इनर्शिया के कारण गई। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये पी, इसको हम पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा मोमेंटम। इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको पी से डिनोट करते हैं।
तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, इसके ऐसे यूनिट क्या हुई, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। where m is the mass of object and v is the velocity of object, it is a vector quantity, its direction is same as that of direction of object velocity. And now the second law of motion के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force on the object in direction of force. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को चेंज करने का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनबैलेंस्ड फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे जो लग रहा है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहाँ पे, फोर्स की डायरेक्शन के अंदर। अब इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं क्या होता है। तो ये होगा कि एक क्रिकेटर व्हेन कैचेज अ बॉल पुट्स इन हिज हैंड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टू गिव सम टाइम टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ बॉल। कोई भी जब क्रिकेटर हम देखते हैं तो जब वो कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को थोड़ा पीछे कर लेता है। तो ऐसा क्यों करता है, एज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल डिक्रीजेस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैचिंग द मूविंग बॉल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इससे क्या होगा, अगर हम धीरे धीरे उसको एक्सेलरेशन से कम करते जाएंगे बॉल का, जब वो हमारी हाथों में पड़ी है तो इससे हमारे हाथों पे जो फोर्स लगेगा अचानक से इम्पैक्ट कर, वो भी कम होता चला जाएगा। इफ क्रिकेटर वुड ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग बॉल सडनली ही वुड हैव अप्लाई अ लार्जर फोर्स। अगर वो अचानक से एक बॉल को रोकेगा कि डायरेक्ट हाथ अपने पीछे ना करे तो उसके हाथ पे अचानक से ज़्यादा इम्पैक्ट लगेगा फोर्स का, ठीक है, जिससे इंजरी भी हो सकती है। अब जो मैथमेटिकल हम देखते हैं, अभी हमने जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स के, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब वो लग रहा हो किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो therefore with the help of second law of motion we can evaluate the amount of force that is being exerted on any object. From the formula stated above we can see that the force is directly proportional to the acceleration, so the acceleration of an object can change depending upon the change in force applied. इसी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से फॉर्मूला आता है F=ma, ठीक है। तो हम देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, जहाँ पे V जो है फाइनल वेलोसिटी है और U जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट किसी चीज़ का रेट क्या होगा, अपॉन में हम टाइम लेते हैं उसके, तो हमने यहाँ से टाइम t से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था, वो था फोर्स, ये हमें सेकंड लॉ नंबर भी बताया था। तो ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, एम बी माइनस यू अपॉन टी के बराबर हो गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट डाल दिया प्रोपोर्शनलिटी से हटाने के लिए के, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ये होता है इतना पार्ट a के बराबर, ठीक है। और k की वैल्यू जो होगी वो 1 होती है, k की वैल्यू। तो f बस तो क्या हो गया ma। तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, एक्सेलरेशन हमें पता था ये रहा, और यूनिट ऑफ फोर्स क्या आई हमारे पास, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन। एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। तो टू फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अ बॉल व्हेन हिट्स अ ग्राउंड, एक्शन बाउंसेस बैक विद अ सर्टेन फोर्स रिएक्शन। तो क्या होता है, जब कोई भी दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन के एक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनको हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि एक बॉल आई, एक सरफेस पे पड़ी, तो उस पर बॉल पे जो फोर्स लगा था स्टार्टिंग में होता है एक्शन फोर्स, और जब वो बॉल टकरा के वापस लौट गई यहाँ से टकरा के, यहाँ पे क्या लगा, रिएक्शन फोर्स। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इसका स्टेटमेंट होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन एन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन only moves a little backward recoils when the bullet can travel a larger distance. This is because of the difference in mass of bullet and gun. अब होता क्या है, थर्ड लॉ का एप्लीकेशन क्या है कि थर्ड लॉ पहले कहता क्या है कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, वो मुझे बदले में उतनी फोर्स लगाएगा। यानी कि क्या होगा
जब भी कोई बंदूक से गोली निकलती है तो वह आगे की तरफ तो जाती है और बंदूक उसी वजह से क्या होती है, बैकवर्ड कर सकती है। लेकिन बंदूक का मास ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा पीछे नहीं जाती, लेकिन गोली बहुत ज़्यादा दूर तक चली जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द collision and after collision remains the same given that no external unbalanced force acts upon them. Consider the figure given above. Two balls A and B having certain initial velocities collide with each other. Conditions before the collision. ठीक है, यहाँ पे क्या थी कि कंडीशन बिफोर द कॉलिजन क्या थी कि एक m1 मास था, एक m2 मास था, u1 से मूव कर रहा था, u2 से मूव कर रहा था। ये दोनों ड्यूरिंग कॉलिजन टकराए तो इस पर क्या हुआ, इस तरफ एक डायरेक्शन फोर्स लगेगा जो कि b की वजह से a पे लगेगा FBA, और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा कितना, FAB, यानी कि फोर्स ऑन b ड्यू टू a। ठीक है, अब आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, ये v1 से मूव करने लगी, ये v2 से मूव करने लगी। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया यहाँ पे। तो होगा क्या, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इन दोनों का पहले जो मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट का सम पूरा मिला के, और बाद में जो मोमेंटम का सम होगा वो पूरा कांस्टेंट होगा, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होगा। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और हाउ द मोमेंटम ऑफ बॉल्स इज कंजर्व्ड ऑफ द कॉलिजन। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम थोड़ा समझ लेते हैं ज़रा एक बार। द मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर कॉलिजन ये था। ठीक है, मोमेंटम ऑफ बॉल ए आफ्टर कॉलिजन ये आ गया MAVA। ठीक है, अब मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कॉलिजन क्या था, मास उसका और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि MBUB। और मोमेंटम ऑफ बॉल बी आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया, MBVB। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या हुआ, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि फोर्स ऑफ एक्शन फोर्स FAB। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी क्या हुआ, MVB माइनस UB अपॉन टाइम। और यही चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू जो मास होगा क्या किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन के, यानी कि FBA के बराबर होगा। ये मैं भी पढ़ चुके थे कि इतना पार्ट एक्सलेशन होगा और ये इसका मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि हमें पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है M इंटू में A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन FBA। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि FAB इक्वल्स टू F माइनस BA होगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट फोर्स, यानी कि डायरेक्शन को बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब इन दोनों की जो पूरी वैल्यू है FAB की और FBA की यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, सिंपल पूरा मैथ्स है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी MAVA प्लस MBBB एंड प्लस और इक्वल्स टू MAUA प्लस MBUB, यानी कि मास initially velocity of A object plus mass initially of object B into initial velocity of object B is equals to mass of A object into final velocity of A object plus mass of B object into final velocity of B object। ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है।